हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी मिस्ट्री नॉयर मूवी जिसकी कहानी आपको हैरान कर देगी। इस मूवी की कहानी में जिस भी कैरेक्टर पर हमारा शक जाता है, अगले ही पल उस कैरेक्टर का मर्डर हो जाता है और एंड में किलर कोई ऐसा निकलता है जिस पर आपको कभी शक भी नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार कहानी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत चीफ सर्जन हिरोशी को दिखाते हुए होती है। हिरोशी ने आज तक अपने हाथों से जितने भी ऑपरेशंस किए थे वह सभी ऑपरेशंस सक्सेसफुल हुए थे और इसीलिए हिरोशी को उसके हॉस्पिटल में गॉड हैंड नाम से बुलाया जाता था। हिरोशी ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल के डायरेक्टर डैनियल से मिलकर उनसे बोलता है, क्या आपने मेरी उस बात पर कोई फैसला लिया? डायरेक्टर डैनियल कहता है, मुझे कोई भी फैसला लेने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। डैनियल के इतना कहते ही हम हिरोशी की बेटी जोआना को देखते हैं, जो काफी सालों के बाद हिरोशी के साथ रहने वापस आई थी। इसे देख हिरोशी को थोड़ी हैरानगी होती है क्योंकि जोआना उससे मिलने अचानक ही आ गई। उसने हिरोशी को आने से पहले एक फोन कॉल तक नहीं किया। आगे उसी रात कोई हिरोशी को गोली मारकर उसका मर्डर कर देता है और हिरोशी के आखिरी वर्ड्स होते हैं, तुमने मुझे क्यों मारा? ऐसा कहकर हिरोशी वहीं दम तोड़ देता है। अगली सुबह पुलिस हिरोशी के घर आती है और यहाँ पुलिस को पता चलता है कि हिरोशी का मर्डर रात 9 बजे से 11 बजे के बीच सीने में गोली लगने की वजह से हुआ था। तभी क्राइम सीन में जेम्स एंटर करता है। जेम्स के आते ही सीनियर इंस्पेक्टर हैरी कहती हैं, तुम आज फिर से लेट हो। जेम्स कहता है, ये क्राइम सीन थोड़ा चट्टानी इलाके में है, इसलिए यहाँ साइकिल से आने में थोड़ा टाइम लगता है। जेम्स की कलीग एरिक को कहती है, फिर तुम्हें साइकिल चलाकर आने किसने बोला था? ऐसा कहकर एरिक को जेम्स के डायरेक्टर डैनियल से इन्वेस्टिगेशन करने आगे बढ़ती है। तब तक ऑफिसर हैरी जेम्स को बताती हैं कि असल में ये घर डायरेक्टर डैनियल का है, जिसे उन्होंने हिरोशी के काम से खुश होकर दिया था। कल रात डैनियल हिरोशी से किसी बात को लेकर मिलना चाहते थे, लेकिन जब वह रात को इधर पहुँचे तो उन्हें हिरोशी की इधर लाश दिखी और इसीलिए इन्होंने पुलिस को कॉल करके इधर बुलाया। इसे सुन जेम्स कमरे की छानबीन करने थोड़ा आगे बढ़ता है। तभी जोआना को डैनियल से पता चलता है कि हिरोशी के साथ रिसेंटली उसके घर में उसकी बेटी रहने आई थी, लेकिन घटना के बाद से ही वो यहाँ से गायब है। तभी जेम्स को उस कमरे से एक बुक मिलती है और इससे पुलिस को पता चलता है कि हिरोशी की बेटी का नाम जोआना है। जोआना मेडिकल जर्नलिस्ट है और उसने डॉक्टर के बारे में कुछ किताबें लिख रखी हैं। अचानक जेम्स को वही टेबल से एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स के अंदर सफेद बालों का बड़ा सा गुच्छा था और ये बाल देखने में किसी बुरी औरत के लग रहे थे। इसे देख जेम्स को समझ नहीं आता कि मिस्टर हिरोशी ने किसी औरत के सफेद बाल इस तरह बॉक्स के अंदर संभाल के क्यों रखे थे। आगे शिन को हिरोशी की बेटी जोआना से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जोआना का कॉल लग ही नहीं रहा था। पर यहाँ ऑफिसर हैरी का यकीन होता है कि जोआना ने अपने डैड का मर्डर नहीं किया, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर हिरोशी की मौत जिस बुलेट के लगने से हुई थी वो बुलेट कोई छोटी मोटी गन से नहीं बल्कि एक भारी भरकम राइफल से एकदम से दागी गई थी। यानी हिरोशी को मारने वाला जरूर कोई ताकतवर आदमी रहा होगा और शायद हो सकता है कि हिरोशी को उसी के किसी पेशेंट या कलीग ने मारा हो जिसकी उसके साथ कभी अनबन हुई है। दूसरी तरफ जेम्स मेडिकल लैब में होता है। इधर डॉक्टर जेम्स को बताते हैं कि जो बाल उन्हें हिरोशी के घर से मिले थे, असल में वो बाल किसी बूढ़ी औरत के शरीर के नहीं बल्कि एक सफेद रंग के खास घोड़े के शरीर से निकाले गए थे। जेम्स कहता है, लेकिन फिर भी मिस्टर हिरोशी घोड़े के नॉर्मल से बालों को इतना संभाल कर एक बॉक्स के अंदर क्यों रखेंगे? तो ये बात डॉक्टर को भी अच्छे से नहीं पता थी, लेकिन वो अंदाजा लगाते हैं कि शायद मिस्टर हिरोशी ने इन बालों को पेंटिंग ब्रश या किसी वायलिन जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करने के लिए रखे होंगे। अगली सीन में एरिको और जेम्स डायरेक्टर डैनियल से इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचते हैं। इधर एरिको कहती है, हिरोशी की बेटी जोआना अभी तक लापता है। वैसे जोआना और उसके डैड हिरोशी के बीच रिलेशन कैसा था? डैनियल कहता है, मैं उस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन जब जोआना अपने डैड हिरोशी से मिलने आई थी तो उसने बोला था, डैड आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? क्या आप किसी दूसरी औरत के आने का इंतजार कर रहे थे? एरिको कहती है, दूसरी औरत? क्या मिस्टर हिरोशी का किसी औरत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था? डैनियल कहता है, हो सकता है ऐसा हो। वैसे भी हिरोशी की वाइफ को गुजरे 6 साल हो चुके हैं, तो शायद हिरोशी इस दौरान अपना समय काटने के लिए किसी औरत से मिलता होगा।
तभी जेम्स को कुछ याद आता है और वो डैनियल से कहता है, हमें मिस्टर हिरोशी के घर से ये सफेद घोड़े के बाल मिले। इन बालों से वायलिन के तार या फिर कैलीग्राफी के लिए पेंटिंग ब्रश बनाया जाता है। क्या मिस्टर हिरोशी कैलीग्राफी या म्यूजिक के शौकीन थे? डैनियल कहता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ, रिसेंटली कुछ दिनों से उनका इंटरेस्ट मिठाई और स्नैक्स कैसे बनाते हैं इस पर बढ़ रहा था। तो इसे जानने के बाद जेम्स और एरिको उस शॉप में विजिट करने जाती हैं जहां मिस्टर हिरोशी मिठाई बनाने की क्लास लेते थे। इस शॉप के अंदर काम करने वाली सारी स्टाफ केवल औरतें थी। इससे एरिको को शक होने लगता है कि इन्हीं में से किसी एक औरत के साथ मिस्टर हिरोशी का अफेयर रहा होगा। आगे एरिको स्टोर की एक पुरानी वर्कर मीसा से बात करती है और उससे उसे पता चलता है कि मिस्टर हिरोशी वैसे तो डॉक्टर थे, लेकिन जब वह यहाँ आकर स्वीट बनाना सीखते थे तो वह हमेशा सबके साथ फ्रेंडली रहा करते थे। तभी जेम्स को उधर एक छलनी में वैसा ही सफेद बाल का टुकड़ा मिलता है जो हिरोशी के कमरे में था। तब मीसा बताती है ये घोड़े के बाल हैं और इस बाल का इस्तेमाल करके छानने से स्वीट का टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा कहकर मीसा वहाँ से चली जाती है और यहाँ एरिको कहती है, तो उन घोड़ों के बालों को मिस्टर हिरोशी ने इस इतने सिंपल से काम के लिए संभाल कर अपने बॉक्स में रखा था। तभी वहाँ के स्टाफ इन दोनों को अपना बनाया एक डिश टेस्ट करने के लिए अपने पास बुलाती हैं। इस डिश को लेते वक्त इन्हें स्टाफ से पता चलता है कि ये डिश मिस्टर हिरोशी को बहुत ज्यादा पसंद थी। वह इसे पास के गांव में ले जाकर वहाँ की कुछ नर्सेस और गीशिस को खिलाते थे। मिस्टर हिरोशी उन गीशिस के रेगुलर कस्टमर थे। दोस्तों, यहाँ गीशिस उस तरह के ट्रेडिशनल डांसर को बोला जाता है जो फेस्टिवल में कुछ इस तरह के मेकअप और कपड़े पहनकर डांस करती हैं। तो इसे जानने के बाद ये दोनों उस गांव में पहुंचती हैं जहां डांस देखने मिस्टर हिरोशी अक्सर आया करते थे। इस जगह डांस सिखाने का काम मिस रैन नाम की एक अधेड़ उम्र की महिला सिखाती थी। जेम्स रैन को बताता है, हम पुलिस से हैं, क्या हम एक बार उन मेकअप ब्रशेस को देख सकती हैं जो आपके डांसर्स इस्तेमाल करती हैं? तो इसे सुन मिस रैन उन दोनों को अपने साथ ले चलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि रैन की इकलौती बेटी मारिया फेस्टिवल के लिए इंस्ट्रूमेंट बजाने का काम करती थी। इधर जेम्स उन ब्रशेस को देखता है जो ये लोग मेकअप में इस्तेमाल करते थे, लेकिन इनमें से कोई भी ब्रश उस घोड़े के बाल से मेल नहीं खा रहे थे, इसलिए ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी मारिया पीछे से इनके पास आती है और इनसे कहती है, कहीं आप इधर मिस्टर हिरोशी के मर्डर केस के सिलसिले से तो नहीं आए? मुझे आपको उनके बारे में कुछ बताना है। दूसरी तरफ पुलिस को हिरोशी मर्डर केस का एक सस्पेक्ट हाथ लगता है। ये सस्पेक्ट हिरोशी के ही हॉस्पिटल में काम करने वाला डॉक्टर जॉर्ज था। जॉर्ज ने 6 महीने पहले ही हॉस्पिटल से रिजाइन ले लिया था। असल में जब हिरोशी की बेटी ज्वाना अपनी बुक कंप्लीट करने के लिए हिरोशी के हॉस्पिटल पर रिसर्च करने आई थी, तो उस दौरान जॉर्ज ज्वाना से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने लगा था और यही बात डॉक्टर हिरोशी को अच्छी नहीं लगी थी, जिस कारण उन्होंने जॉर्ज को कई सारे ऑपरेशन से जानबूझकर बाहर कर दिया और इसी रीजन से परेशान होकर जॉर्ज को हॉस्पिटल छोड़ना पड़ा। इसी के साथ पुलिस के हाथ एक वीडियो फुटेज भी लगी होती है। इस फुटेज में ज्वाना कोई बड़ा सा सूटकेस ले जाते हुए कैप्चर हुई थी। इसे देख ऑफिसर शिन को अंदाजा लगाती है कि जरूर ज्वाना और उसके बॉयफ्रेंड जॉर्ज ने मिलकर हिरोशी का राइफल से मर्डर किया था, क्योंकि मिस्टर हिरोशी उनके रिश्ते के खिलाफ थे। और इस फुटेज में ज्वाना सूटकेस में छिपाकर जो सामान ले जा रही है वो सामान जरूर राइफल होगी, क्योंकि ज्वाना के पास राइफल रखने का कोई लाइसेंस नहीं था। सीन वापस से मारिया पर शिफ्ट होता है। मारिया जेम्स और एरिको को बताती है कि मिस्टर हिरोशी जब मर्डर के कुछ दिनों पहले इधर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डैनियल के साथ आई थी तो उनकी डैनियल से लड़ाई हो गई थी। दरअसल हिरोशी चाहते थे कि डैनियल उनकी फीस डबल कर दे। आखिर पूरा हॉस्पिटल हिरोशी के नाम से ही चल रहा था, वरना हिरोशी हॉस्पिटल छोड़ देंगे। ऐसा कहकर हिरोशी वहाँ से चला गया। तब डैनियल कहने लगा, हिरोशी खुद को समझता क्या है। तभी अचानक जेम्स को उसकी सीनियर शिन को कॉल करके कहती है, तुम कहाँ हो? उस गांव से निकलकर इधर जल्दी पहुँचो। इधर हमें एक जंगल से हिरोशी की बेटी ज्वाना की लाश मिली है। तो ज्वाना की डेड बॉडी मिलने के बाद ऑटोमेटिकली सारा शक ज्वाना के बॉयफ्रेंड जॉर्ज पर शिफ्ट हो जाता है। ऑफिसर हैरी अपने असिस्टेंट मैक के साथ जॉर्ज के पास पहुंचती हैं और यहाँ जॉर्ज को हड़बड़ी में देख हैरी जॉर्ज के वैन की तलाशी लेता है, जिससे हैरी को वैन के अंदर से एक बड़ी सी राइफल मिलती है।
आगे जॉर्ज कस्टडी में था और ऑफिसर हैरी उससे कह रही थी तुम और जोआना रिलेशनशिप में थे, लेकिन डॉक्टर हिरोशी इस चीज के खिलाफ थे और वह तुम्हें अपना दामाद नहीं बनाना चाहते थे, जिस कारण तुमने उनका मर्डर कर दिया। वैसे भी तुम मर्डर वाले दिन कहाँ थे, इसका तुम्हारे पास कोई अलीबाई नहीं है। जॉर्ज बताता है मैं कुछ दिनों तक अकेले जंगल सफारी करने जंगल गया था, इसलिए मेरी कोई अलीबाई नहीं मिलेगी। और रही बात जोआना की, तो उसने मेरा इस्तेमाल करके मुझसे अपनी रिसर्च पूरी करवा के मुझे छोड़ दिया था, इसलिए मैं उससे नफरत करने लगा था। आगे जोआना की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी होती है। इसके मुताबिक जोआना का मर्डर किसी 4 इंच मोटी बेल्ट से गला घोट कर किया गया था। वहीं जोआना के कोट से जो खून के धब्बे मिले थे वो जोआना के ही डैड मिस्टर हिरोशी के थे, और जोआना का मर्डर भी 9 से 11 बजे के बीच यानी हिरोशी के मर्डर के दौरान किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि दोनों का खूनी भी सेम ही पर्सन है। शिनको अंदाजा लगाती है कि शायद जॉर्ज ने जब मिस्टर हिरोशी को शूट किया होगा तभी वहां जोआना आ गई होगी और जॉर्ज के हाथ में गन देखकर वहां से भागते हुए जंगल के पास पहुंच गई। लेकिन उसी वक्त उस जंगल में जॉर्ज ने आकर जोआना को भी मार डाला होगा। पर एरिको बताती है जॉर्ज किलर नहीं है, क्योंकि जॉर्ज की राइफल का मॉडल और हिरोशी को जिससे शूट किया गया था उस राइफल का मॉडल दोनों अलग अलग थे। तभी जेम्स को जॉर्ज के फोन की गैलरी चेक करने पर उसमें से एक फोटो मिलती है जिसे वो पूरी टीम को दिखाता है। इस फोटो को लेकर शिनको और एरिको डायरेक्टर डैनियल के पास पहुंचते हैं। दरअसल ये फोटो डैनियल के दूसरे घर की थी जिसे उसने हिरोशी को दे रखा था, और इस फोटो के बैकग्राउंड में एक बड़ी सी राइफल रखी हुई थी। यहाँ ये दोनों परमिट कार्ड दिखाकर डैनियल को बताती हैं कि इस तरह घर के अंदर खुली राइफल रखना गैर कानूनी है, इसलिए हम आपके राइफल को हथिया कर उसे मर्डर वाले राइफल के साथ जांच करेंगे। डैनियल कहता है तो आप दोनों मुझ पर शक कर रही हैं कि मैंने हिरोशी की हत्या की है, लेकिन हिरोशी को मारने से भला मेरा क्या ही फायदा होता। हाँ, ये बात सच है कि जिससे मर्डर हुआ था वो राइफल मेरी थी, लेकिन मैंने हिरोशी को नहीं मारा। उल्टा जब मैं हिरोशी के घर पहुंचा तो हिरोशी वहां पहले से ही मरा पड़ा था और उसकी डेड बॉडी के पास मेरी राइफल रखी हुई थी। इसे देख मैं घबरा गया और जल्दी से अपनी राइफल उठाकर वहां से चला गया। बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ सीन मारिया पर शिफ्ट होता है। मारिया जैसे ही अपने घर लौटती है तो देखती है कि उसकी मॉम रैन बेहोश पड़ी हुई थी। इसे देख मारिया घबरा जाती है और अपनी मॉम को जल्दी से हॉस्पिटल एडमिट कराती है। इस तरफ शिनको को जोआना की उस फुटेज में वो 4 इंच चौड़ी बेल्ट दिख जाती है जिसे जोआना का मर्डर किया गया था। ये बेल्ट जोआना ने सूटकेस को सेटल करने के लिए उस पर बांधा होता है। शिनको कहती है अगर देखा जाए तो इस फुटेज में जोआना जिस सूटकेस को ला रही है वो सूटकेस भी मिसिंग है। शायद उस सूटकेस में कुछ ऐसा होगा जिसे खूनी हमसे छिपाना चाहता है। आगे इत्तेफाक से उसी दिन ऑफिसर हैरी और उसके असिस्टेंट को एक कचड़े से वही बड़ा सा सूटकेस मिलता है। ये सूटकेस वैसे तो खाली था, लेकिन सूटकेस के किनारे में किसी के खून के निशान थे। एनालाइज करने पर पता चलता है कि सूटकेस में लगा खून जोआना का था। इसे देख एक नई थ्योरी निकलकर सामने आती है कि शायद किलर ने हिरोशी और जोआना को दोनों को गन से शूट करके वहीं मार डाला था। लेकिन फिर किलर जोआना की लाश को सूटकेस में बांधकर जंगल के पास गया और उसकी लाश वहीं कहीं फेंक दी। इस थ्योरी को सुन एरिको कहती है लेकिन फिर किलर जोआना के डैड हिरोशी की डेड बॉडी वहीं छोड़कर क्यों चला गया? अगर उसे मर्डर ही छिपाना था तो उसने दोनों के मर्डर्स क्यों नहीं छिपाए? शिनको कहती है शायद किलर हमसे जोआना के बारे में कोई राज छिपाना चाहता है। इतने में फॉरेंसिक नर्स जोआना का सेलफोन लेकर वहां पहुंचती है और यहाँ सेलफोन चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि जोआना को कोई आदमी 2 लाख येन देने के लिए धमकी दे रहा था। हालांकि जोआना ने अभी तक उसे 50,000 येन ही दिए थे। आगे इंस्पेक्टर हैरी असिस्टेंट के साथ उस ब्लैकमेलर आदमी कजाओ के पास पहुंचता है, लेकिन यहाँ कजाओ इन्हें बताता है कि वो जोआना को ब्लैकमेल या टॉर्चर नहीं करता था, बल्कि वो उससे बस अपनी फीस मांगता था। असल में जोआना अपनी बुक लिखने के लिए हिरोशी के हॉस्पिटल स्टाफ की इंफॉर्मेशन जुटा रही थी और इस बारे में जानने वो कजाओ से मिलती थी। तब कजाओ ने उसे बताया था कि मिस्टर हिरोशी के हॉस्पिटल में जॉन नाम का एक डॉक्टर रहता है। इस जॉन ने अपने एक पेशेंट का मर्डर करने के लिए कुछ पैसे लिए थे। इसे सुन जोआना हैरान होती है और ये फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। इसके बाद हैरी और एरिको जॉन से मिलने जाती हैं। तब इधर इन्हें मैरी जॉन से गले मिलते दिखाई देती है। मैरी जॉन को गले लगाकर वहां से जाती हुई एरिको को भी देख लेती है और उन्हें बताती है कि वो डॉक्टर मेरा बॉयफ्रेंड है।
इसके बाद ये दोनों जॉन से तहकीकात करती हैं और उससे पूछती हैं कि वो हिरोशी के मर्डर के वक्त कहाँ था। जॉन बताता है उस दिन उसकी हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा शिफ्ट थी और शिफ्ट से निकलते ही वो थोड़ी देर जिम गया। तभी जिम से उसे मारिया मिलने आ गई, जिसके बाद वह दोनों साथ में डिनर करने चले गए। एरिको पूछती है, आप और मारिया कब से रिलेशन में हैं? जॉन कहता है, फिलहाल मैं आपको इतना सब नहीं बता सकता, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। ऐसा कहकर जॉन वहाँ से चला जाता है और यहाँ इन दोनों को शक होने लगता है कि जरूर मारिया और जॉन रिलेशन में नहीं है, बल्कि ये दोनों रिलेशन में होने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मारिया बगैर पूछे उन्हें बताकर चली गई थी कि जॉन उसका बॉयफ्रेंड है, वो तरीका बहुत अननेचुरल था। तभी एरिको को उसके साथी जेम्स का मैसेज आता है और आगे जेम्स एरिको से एक विलेज में मिलती है। इस विलेज में मिस्टर हिरोशी अक्सर आया करते थे। यहाँ आकर जेम्स ने पता किया था इस विलेज में काफी सालों पहले कनाको नाम की एक फार्मर रहा करती थी और असल में मारिया उसी लेडी कनाको की बेटी है। उस वक्त मारिया बहुत छोटी थी जब उसकी मॉम कनाको फील्ड में काम करते हुए अचानक बेहोश हो गई और फिर कभी होश में नहीं आई, जिससे मारिया कुछ समय के लिए अनाथ हो गई। ऐसा बताकर जेम्स जल्दी से उस ऑर्फनेज में विजिट करता है जहाँ से मारिया को उसकी नई मॉम रैन ने अडॉप्ट किया था। यहाँ की मैनेजर इन दोनों को बताती है कि हमने मारिया के डैड और कुछ दूर के रिश्तेदारों से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसे सुन एरिको कहती है, क्या मारिया के डैड भी थे? दूसरी तरफ मारिया अपनी मॉम के हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से बहुत गम में थी। तब भी एरिको और जेम्स मारिया से तहकीकात करती हैं और यहाँ इन्हें पता चलता है कि मारिया ये बात पहले से जानती थी कि उसका एक नाजायज बाप था। मारिया बताती है कि उसे बचपन के कुछ ग्लिम्स आज तक याद हैं। उस वक्त एक आदमी उनके साथ खेला करता था, शायद वही मारिया का डैड था, लेकिन अचानक वो आदमी उनकी जिंदगी से एकदम से ही गायब हो गया और फिर उसकी असली मॉम कनाको उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई, जिसके बाद उसे मिस रैन ने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन फिर जब मारिया थोड़ी बड़ी हुई तो उसने एक मैगजीन के पेपर में मिस्टर हिरोशी की तस्वीर देखी और मारिया को वहाँ याद आया कि जो आदमी उसके साथ खेला करता था वो यही आदमी था, यानी मिस्टर हिरोशी ही उसके वो नाजायज फादर थे। लेकिन मिस्टर हिरोशी की एक फैमिली थी और मारिया नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मिस्टर हिरोशी की जिंदगी में कुछ उथल पुथल हो, इसलिए उसने ये राज अपने तक ही रखा और मिस रैन के प्यार ने उसे कभी भी अपने फादर का गम महसूस होने नहीं दिया। वहीं उसके फादर हिरोशी भी उसका चेहरा भूल चुके थे, क्योंकि जब हिरोशी ने उसे पहली बार इधर देखा तो उनका रिएक्शन कुछ ज्यादा अलग नहीं था। आगे यही बात एरिको शिनको को बताती है। साथ ही इधर ऑफिसर हैरी बताती हैं कि वह जॉन की अलीबाई कंफर्म करने उसके जिम गए थे। जिम से उसे पता चला कि उस दिन जॉन किसी लड़की के साथ डेट में नहीं गया था, लेकिन हाँ, एक लड़की जॉन से मिलने जरूर आई थी और वो लड़की मारिया नहीं बल्कि जोआना थी। शिनको कहती है शायद जोआना जिम में जॉन से मिलकर उसे ब्लैकमेल करने गई होगी, क्योंकि जोआना को उसकी रिसर्च करते वक्त पता चल गया था कि जॉन ने अपने एक पेशेंट की हत्या की थी। इसलिए जॉन जोआना के घर गया और वहां जोआना के डैड हिरोशी को मारकर जोआना को भी बेल्ट से गला घोट कर मार डाला। मतलब सारी शक की सुई सीधा जॉन पर आकर टिक गई है। दूसरी तरफ जेम्स को मेडिकल टीम के डॉक्टर्स से पता चलता है कि मिस्टर हिरोशी अपने लैपटॉप से पिछले 6 साल से यही पोस्ट सेंड करते थे कि क्या किसी को हनी रायन बेचना है। जेम्स पूछता है ये हनी रायन क्या है। डॉक्टर बताती है हनी रायन एक सफेद नस्ल के घोड़े का नाम है और जो बाल उन्हें हिरोशी के घर से मिले थे वो भी उसी घोड़े के होंगे। साथ ही जिस बॉक्स में उन बालों को रखा गया था वो बॉक्स भी बहुत एंटीक है, जो पूरे शहर के सिर्फ एक ही अस्तबल के पास बिकता है। तो आगे जेम्स उस अस्तबल में जाता है और वहाँ के मालिक से हनी रायन नाम के बारे में पूछता है। तब वहाँ का मालिक उस घोड़ी की तस्वीर दिखाकर कहता है यही घोड़ा हनी रायन था, पर अफसोस उसे गुजरे 5 साल बीत गए हैं। वैसे भी घोड़ी की उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होती। जेम्स उस घोड़े के बाल दिखाकर कहता है क्या यहाँ से कोई आदमी इन बालों को लेकर गया था। मालिक बताता है हाँ, इसे मिस्टर हिरोशी लेकर गए थे। उन्हें हनी रायन घोड़े को बहुत पहले से खरीदना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, इसलिए उस घोड़ी की निशानी के तौर पर वह उसके बाल अपने साथ ले गए। अब सीन जॉन पर शिफ्ट होता है, जिसे मिस शिन को कस्टडी में लाकर इंटेरोगेट कर रही थी। शिन को बताती है 8 साल पहले तुमने अपने ही हाथों से अपने एक पेशेंट का
मर्डर किया था। वो पेशेंट केनिची नाम का आदमी था और तुम उसी के साइड के अपार्टमेंट में रहने वाले उसके नेबर थे। वहाँ केनिची अपनी वाइफ को बहुत पीटा करता था और उसकी वाइफ हमेशा जख्मी रहती थी, इसलिए जॉन केनिची से नफरत करने लगा था। और जब एक दिन केनिची जॉन के हॉस्पिटल में पेशेंट बनकर आया, तब जॉन ने मौके का फायदा उठाकर केनिची को मरने दिया। शिनको आगे बताती हैं, केनिची को मारने के 8 साल बाद ये बात तुम्हारे पुराने कलीग के जरिए जोआना को पता चल गई और जोआना ने तुम्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो ये बात पुलिस को बता देगी। इसलिए तुमने जोआना के घर जाके उसका और उसके डैडी हिरोशी का मर्डर कर दिया। जॉन कहता है ये झूठ है। हाँ, मैं केनिची से नफरत करता था क्योंकि वो अपनी वाइफ पर बहुत जुल्म किया करता था, लेकिन जब केनिची मेरे हॉस्पिटल में जख्मी होकर आया तो मैंने अपनी इस सोच पर काबू करते हुए केनिची का ईमानदारी से इलाज किया, लेकिन फिर भी केनिची नहीं बच सका और जोआना मुझे इसी इल्जाम पर ब्लैकमेल करने लगी। लेकिन मैं जानता था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए मैंने जोआना के ब्लैकमेलिंग पर कोई रिएक्ट नहीं किया। तो इसके बाद शिनको जॉन को कस्टडी से जाने देती है और अगले दिन ये लोग केनिची की फाइल रिपोर्ट निकालती हैं। इसमें केनिची की वाइफ की भी डिटेल्स और फोटो थी। इन फोटोज को देख एरिको के होश उड़ जाती हैं और एरिको जल्दी से मीसा की स्वीट शॉप में पहुंचकर मीसा को डॉक्टर जॉन की फोटो दिखाकर कहती है, ये आदमी तो तुम्हें याद ही होगा, 8 साल पहले केनिची नाम का एक घटिया आदमी इसी का नेबर हुआ करता था और इस घटिया आदमी की वाइफ तुम थी। तो इसे सुन मीसा अपना क्राइम कन्फेस करती है। मीसा बताती है 8 साल पहले केनिची उसे बात बात पर मारा और पीटा करता था, जिससे परेशान होकर एक रात मीसा ने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन केनिची उसे चैन से मरने भी नहीं देता और उसे सुसाइड करने से रोकने लगता है, जिस दौरान केनिची खुद नीचे गिर जाता है और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। केनिची के मरते ही मीसा अपनी आइडेंटिटी एक नए पहचान से स्वीट शॉप में काम करने लगती है। यहाँ काम करके मीसा को बहुत अच्छा लगने लगता है, लेकिन मीसा की ये खुशियाँ ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एक दिन जोआना मीसा के पास आकर उसे ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है, तुम्हें तो बहुत मजा आता होगा ना अपने हस्बैंड को मारकर चैन से जीने में। मीसा कहती है, मैंने उन्हें नहीं मारा। जोआना कहती है, तुम्हें जो भी कहना है मेरे घर आकर कहना, ये रहा मेरा कार्ड। तो आगे उसी रात मीसा जोआना के घर जाकर उससे सॉरी मांगती है और कहती है कि वो प्लीज इस राज को राज रखें, लेकिन जोआना इस पूरे हादसे का जिक्र अपने बुक में करने वाली थी ताकि इससे उसकी बुक को पब्लिसिटी मिले और उसकी बुक और ज्यादा पॉपुलर हो जाए। इसे सुन मीसा को बहुत बुरा लगता है और वो हिरोशी के घर में पड़ी राइफल से जोआना को टारगेट करने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में वहाँ मिस्टर हिरोशी आ जाती हैं और यहाँ गलती से खींचातानी में गोली मिस्टर हिरोशी को लग जाती है, जिससे वह उसी वक्त दम तोड़ देते हैं। और यहाँ जोआना ये सब देख पुलिस को कॉल करने का फैसला करती है, लेकिन मीसा कह रही थी मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, पर जोआना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मीसा घबराकर जल्दबाजी में पास पड़े बेल्ट से जोआना का गला घोंटकर उसे मार डालती है और यहाँ मीसा को रियलाइज होता है कि वो जोआना का इंटेंशनली मर्डर करके एक खूनी बन गई। प्रेजेंट में शिनको कहती है, इसके आगे तुमने जोआना की लाश ठिकाने लगानी, एक सूटकेस में डालकर उसे जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया। मीसा कहती है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इसे सुन ये दोनों कंफ्यूज रह जाती हैं। तभी सीन जेम्स पर शिफ्ट होता है। जेम्स मारिया के पास जाकर उससे कहता है, तो वो तुम थी जिसने जोआना की डेड बॉडी को सूटकेस में रखा था। मारिया कहती है, हाँ असल में उस रात मैंने जोआना को मेरे बॉयफ्रेंड जॉन को ब्लैकमेल करते देख लिया था। वो जॉन से कह रही थी कि वो उसकी सारी पोल पट्टी खोल देगी। इसे जानकर मारिया जॉन के लिए घबरा गई और रात में जोआना के घर उसे बात करने गई, पर तब तक मीसा जोआना का मर्डर करके वहाँ से भाग चुकी थी। लेकिन ये बात मारिया नहीं जानती थी। मारिया को लगा कि ये मर्डर उसके बॉयफ्रेंड जॉन ने किया है, इसलिए जॉन को बचाने के लिए मारिया ने जोआना की लाश सूटकेस में डालकर उसे जंगल में छोड़ के आ गई ताकि लोग जॉन की जगह उस पर शक करके उसे अरेस्ट करें। जेम्स कहता है, मेरे ख्याल से जोआना की लाश सूटकेस में रखने के पीछे आपका एक और कारण था। मारिया कहती है, वो क्या? जेम्स बताता है, मिस्टर हिरोशी की लाश जमीन में इस तरह फैली हुई थी और घूरते हुए उनका हाथ इस तरह स्ट्रेच था, लेकिन उनके हाथ को बाद में किसी ने हल्का सा मोड़ दिया था। वो हाथ आपने मोड़ा था।
मिस मारिया, दरअसल जब आपने अपने डैड हिरोशी के साथ उसकी दूसरी बेटी जोआना की लाश देखी तो दोनों के हाथ जुड़े हुए थे। इसे देख आपको जोआना से जलन हुई और इसलिए आपने जोआना की लाश अपने डैड से अलग करने के लिए उसे सूटकेस में रख दिया। मारिया कहती है, मिस्टर हिरोशी से मैं नफरत करती थी। उन्होंने मेरे लिए और मेरी माँ के लिए कुछ नहीं किया और हमें जिंदगी भर दर दर की ठोकरें खानी अकेला छोड़ दिया। जेम्स कहता है, असल में ऐसा नहीं था और मैं आपको इसका प्रूफ दे सकता हूँ। ऐसा कहकर जेम्स मारिया को अस्तबल के पास लाता है और बताता है, मिस रैन जिन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया था वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम की दूर की रिश्तेदार थी और उनका तुम्हें अडॉप्ट करना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। जेम्स शुरू से बताता है, मिस्टर हिरोशी एक समय इस गांव में विजिट करने आए थे, तब उनकी मुलाकात तुम्हारी असल मॉम कनाको से हुई। दोनों के बीच रिश्ता बना और हिरोशी ने फैसला किया कि वह कनाको से शादी करेंगे। लेकिन शहर पहुंचने पर हिरोशी को पता चला कि उनके पेरेंट्स ने किसी लड़की के साथ अरेंज मैरिज फिक्स कर दिया है। अब उस लड़की का दिल ना तोड़ने के लिए हिरोशी ने उनसे शादी कर ली। इसी वजह से वह कनाको से शादी नहीं कर सके, लेकिन समय समय पर वह गांव आकर कनाको से मिलते थे और यही वो वक्त था जब कनाको, हिरोशी और मारिया तीनों एक साथ वक्त बिताते थे। तभी एक दिन कनाको ने हिरोशी से कहा कि हिरोशी को अपनी लीगल वाइफ के साथ ही समय बिताना चाहिए, क्योंकि किसी दिन जब मारिया बड़ी हो जाएगी और उसे पता चलेगा कि हिरोशी उसका नाजायज पिता है तो इससे मारिया के मन को बहुत ठेस पहुंचेगी और दुनिया के लोग भी उसे अजीब तरह से देखेंगे। सही यही रहेगा कि हिरोशी उनकी लाइफ से हमेशा के लिए गायब हो जाए। तो इसके बाद ही हिरोशी कनाको की बात मानकर हमेशा के लिए शहर चले गए। लेकिन फिर वैसे ही मिस कनाको की मौत हो गई और इससे मारिया अनाथ हो चुकी थी। मारिया कहती है, अगर हिरोशी चाहते तो वह उस वक्त मुझे अडॉप्ट कर सकती थी। जेम्स कहता है, वह ऐसा जरूर करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उन्हें तुम्हारी अडॉप्टेड मदर रैन, जो असल में कनाको की कजन थी, उन्होंने हिरोशी को कॉल लगाया और उनसे कहा कि वह कनाको का हमेशा उसकी माँ की तरह ख्याल रखेंगी, बस हिरोशी को उसके बदले उन्हें पैसे भेजने पड़ेंगे। तो हिरोशी इस पर मान गया और हर साल उन्हें पैसे भेजता रहा। फिर जब 6 साल पहले हिरोशी की वाइफ डेथ कर गई तब उन्होंने फैसला किया कि वह हमेशा के लिए तुम्हारे गांव में तुम्हारे साथ रहने के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए वह डायरेक्टर डैनियल से अपनी फीस डबल करने की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि इधर सेटल होने के लिए उन्हें थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत थी। मारिया कहती है, लेकिन जब वह 6 साल पहले मुझसे मिलने पहली बार आए थे तभी उन्होंने मुझे नहीं पहचाना था। जेम्स कहता है, वह तुम्हें पहचान गए थे लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि वह कैसा बिहेव करे, पर अंदर से वह तुमसे बहुत प्यार करते थे। शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन एक बार बचपन में तुमने हिरोशी से डिमांड की थी कि वो तुम्हें एक बार हनी रायन की सवारी करवाए। तब हिरोशी ने कहा, तुम अभी सवारी करने के लिए बहुत छोटी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हें यही घोड़ा खरीद के दिला दूंगा। इसलिए पिछले 6 सालों से तुम्हें सरप्राइज देने के लिए मिस्टर हिरोशी हनी रायन को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच वो घोड़ा गुजर गया। तभी मारिया को उसके सामने बिल्कुल वैसा ही एक सफेद घोड़ा दिखता है। तब जेम्स बताता है, ये घोड़ा हनी रायन का ग्रैंड चाइल्ड है और मिस्टर हिरोशी ने मरने से पहले इसे तुम्हारे लिए खरीदा था। तो इसे सुन मारिया उस घोड़े पर हाथ फेर कर जोर जोर से रोने लगती है और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।